और अब बात करते हैं आज के मुख्य मुद्दे की। ओबीसी पर बड़ा दांव, 23 में पार होगी नाव। सवाल चूंकि कई सारे उठ रहे हैं, खासतौर पर ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति को लेकर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच परसेप्शन वॉर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसमें से 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलते हुए वोटरों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में जुटी है इस मसले को लेकर, तो बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को ओबीसी का अपमान बताकर प्रचारित कर पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल करने की तैयारी भी कर दी और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी दरअसल ऐसा नैरेटिव तैयार कर रही है कि यह अटैक एक ऐसे प्रधानमंत्री पर किया गया जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ओबीसी पर बड़ा दांव खेलती नजर आ रही है। राज्य पिछड़ा आयोग जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की एक संगोष्ठी करने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री यानी ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। अब सवाल है कि क्या 23 और 24 के महासमर में ओबीसी वर्ग खेवनहार बनने जा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही पार्टियां क्या रणनीति रखती है ओबीसी के इस मसले को लेकर, और अभी जो सियासत देश में चल रही है खासतौर पर ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, उस पर उनकी क्या राय है। कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे। हमारे साथ में केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में बृजगोपाल लोया जी होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार जरा रिएक्शंस देखिए और सुनिए कि क्या कुछ इस मसले पर अब तक कहा जा रहा है, ओबीसी वर्ग के मसले पर। ओबीसी वर्ग की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका है। ओबीसी वर्ग की भूमिका का उदाहरण है बहन उमा भारती जी, सम्मान्य स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर, चौथी बार के माननीय शिवराज सिंह चौहान और 5वीं बार के बनने वाले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान। अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज, फिर भाजपा। तो ओबीसी वर्ग पर फोकस खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों के दौरान बढ़ाया है, जो उनके नेताओं के बयानों के जरिए कम से कम हमें समझ में भी आता है। ओबीसी इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा वोटर है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें 51% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है। वोटर्स के संदर्भ में भी अगर देखें तो कुल मिलाकर जितने वोटर्स हैं मध्य प्रदेश में उसमें से 48% से ज्यादा है वो ओबीसी वोटर्स हैं। 20 जिलों में 50% से अधिक ओबीसी वोटर हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र को यह प्रभावित करते हैं ओबीसी वोटर्स और कितनी ज्यादा सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है। बहरहाल हमारे साथ में दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार सिरोही जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बृजगोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों से ही बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। बृजगोपाल जी, जानना चाहेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति लेकर चल रही है खासतौर पर ओबीसी वर्ग को लेकर? चूंकि जिस तरह से जब से राहुल गांधी के संदर्भ में फैसला आया है, एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि ओबीसी वर्ग के खिलाफ उन्होंने यह बयान दिया था। इसको किस तरह से लिया जाए? नहीं, देखिए, जिस वर्ग का उन्होंने नाम लिया वो ओबीसी में आता है, उसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो ओबीसी विरोधी मानसिकता है। दूसरी बात, ये जो आप जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या, उस संदर्भ से मेरा इत्तेफाक है, और वो इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अंत्योदय है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिया था। और अंत्योदय में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो हमारा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग है। उसके कल्याण के लिए काम करना ये हमारी जिम्मेवारी है जो हम करते हैं। कांग्रेस के लिए ये वोट है, हमारे लिए ये वोट नहीं है। हमारे लिए ये वो मनुष्य है जिन तक हमें विकास की अवधारणा को, विकास को पहुंचाना है। तो उस विकास को पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें कर रही है। चाहे देश में ओबीसी आयोग बनाने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात हो, दोनों काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान और कारण ही संभव हो पाए। जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करूं तो 2003 में उमा जी, उसके बाद श्री बाबूलाल जी गौर, उसके बाद श्री शिवराज सिंह जी चौहान, ये जितने मुख्यमंत्री आए सभी ओबीसी समुदाय से आए। और इस ओबीसी समुदाय के आने के कारण कहीं ना कहीं जो हमारा ओबीसी समुदाय है उसमें गर्व और गौरव की भावना बढ़ी है
और वो भी एक विकास में ये मानते हैं कि हम सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होने वालों में से हो चुके हैं। तो ये जो कांग्रेस करती है, ये केवल इनका काम बातें करना, आग लगाना और भड़काना है, जबकि हमारा काम उनका कल्याण करना और उन्हें विकास की। केदार जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर भी, और साथ ही मेरा सवाल कुछ आंकड़ों के साथ ये भी कि 230 विधानसभा सीटों में से इस वक्त 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर ओबीसी वर्ग के नेता काबिज हैं। इनमें से 32 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास में है, 28 कांग्रेस के पास, यानी आप लोगों के पास में है। बराबरी का मुकाबला था 2018 और 2020 के उपचुनाव के बाद। अभी वर्तमान में जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की लग रही है, किस तरह की चुनौती के रूप में देख रहे हैं आप केदार जी इसे? देखिए, दो चीजें हैं। ओबीसी में कौन लोग थे, पहले ये समझना होगा। हाँ। ओबीसी में गरीब, किसान और जो कम पढ़े लिखे, जो दूर दराज इलाके की जो जातियां थी, वो ओबीसी में थी। अब वो जो ओबीसी के लोग हैं, वो आज की तारीख में पढ़ लिख रहे हैं। कांग्रेस ने इतना उनको शिक्षण संस्थान मजबूत करके दिए थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, और मेरे जैसे उनके बेटे जो हैं आपके सामने बात भी कर रहे हैं। कुछ सालों से भाजपा जो है वो हमारे शिक्षण संस्थानों को खत्म कर रही है। हमारा जो एजुकेशन का स्तर था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी टीवी पे दिखाए गए आंकड़े बोल रहे हैं। जो भाजपा सरकार है, उस सरकार की जो रिपोर्ट्स आ रही है, उस रिपोर्ट्स के आंकड़े बताए जा रहे हैं। सवाल हमारा यह है कि भाजपा जो ये कह रही है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है। ओबीसी समाज का कैसे अपमान हुआ? एक, जो लोग विदेश जा रहे हैं, देश का पैसा लेके जा रहे हैं, जो मेरे जैसे, आपके जैसे, जो हमारे लाखों जो लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जो हमारे भाई बंधु जो शिक्षा से वंचित है, जो अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते, जिनके घर राशन नहीं पहुंच रहा है, जिनकी बिजली की लाइट काट दी जा रही है, जिनके बच्चों के ब्याह नहीं हो रहे हैं, जो खेतों में सही दवा पानी नहीं डाल पा रहे हैं, उस वर्ग के लोगों का हिस्सा लेके जो भाग गए हैं, उन भागोड़े लोगों के बारे में अगर पूछना, अगर ये अपमान है, तो ये पूरे देश का ओबीसी समाज समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है इस पर। लेकिन केदार जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्या ये बात जनता को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कोई रणनीति कांग्रेस के पास में? चूंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि आपने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। राहुल गांधी ने, आपके नेता ने, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे ओबीसी वर्ग का अपमान हुआ है, और इसी के साथ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हो रही है। इसको किस तरह से, क्या रणनीति आप लोगों के पास? भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा समझ में आ गया है। भाजपा पूंजीवादी लोग, पूंजीपति को बचाने की पार्टी है, गरीबों को बचाने की नहीं है। मसला यह है कि वो 20,000 करोड़ कहाँ है, क्यों आया, वो सेल कंपनियां कहाँ है, रिश्ते क्या थे, वो पूछा गया। एक आदमी से, अब कल जो भाजपा के लोग बोलते हैं, कुछ दिन पहले बोल रहे थे, एक व्यक्ति से उसकी जाति का आकलन नहीं किया जा सकता। ये इनके 1000 में बयान बता दूंगा। किसी एक अपराध को, जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसकी जातियां नहीं होती। ये कौन बोलते हैं? भाजपा के लोग। देखिए, देश में राजनीति कहां से स्टार्ट की? इनने धर्म पे राजनीति शुरू की थी। हाँ। और धर्म की राजनीति से अब ये जाति की राजनीति पे आ रहे हैं। चलिए, धर्म की राजनीति से अब जाति की राजनीति पर बृजगोपाल जी आप लोग आ गए हैं, जातिगत सियासीकरण कर रहे हैं, और असल मुद्दे जो है वो पीछे छूट गए, कांग्रेस का ये कहना है। बृजगोपाल जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको दोनों बातें बताऊं। पहली बात तो यह है कि ना हम कभी धर्म की राजनीति करते, ना हम जाति की राजनीति करते, परंतु जब आप जातिगत अपमान करते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं, ये झूठ आप कब तक बोलेंगे? आपने नरेंद्र मोदी जी पर बार बार हमला किया, ये उनका नाम लेकर हमला किया गया है। राहुल गांधी जी का वो बयान पूरे मीडिया में है, सोशल मीडिया में, आप सुन लीजिए। दूसरी बात, नीरव मोदी और ललित मोदी लौ नाप देंगे, उन्हें बड़ा आदमी आप बनाएंगे, और उनके भाग जाने पर, भागने का मतलब ही ये है कि उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें जेल में डाल देगी कांग्रेस की सरकार के दौरान, तो वो सुख से रहे, और वो जो जेल जाने का भय था उसमें वो भागे। तो आप उन दो व्यक्तियों की जगह एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, और ये जो जाति को टारगेट किया है, हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि आप किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते, और ये आपने कर लिया है। ठीक है। और जो लोग, ये लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये तो कुछ किया है नहीं। ये अभी केदार सिरोही जी कह रहे थे कि शैक्षणिक संस्थानों में इस मध्य प्रदेश में 60 वर्ष आपकी सरकार रही, उसमें केवल 600 मेडिकल की सीट आ पाई, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं इस मध्य प्रदेश में 3600 मेडिकल की सीट है। बृजगोपाल जी, 1000 तो केवल ओबीसी वर्ग के लिए 1000 से ज्यादा बच्चे। ठीक है, आप पूरे वर्ग का इसे अपमान बता रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है बृजगोपाल जी। सवाल ये है कि आपकी ही पार्टी के एक नेता है प्रीतम लोधी समाज से आते हैं, और ओबीसी वर्ग का एक प्रमुख ये जाति है।
चूंकि उन्होंने इसके पिछले एक ब्राह्मण वर्ग के लिए कई सारे इस तरह के बयान दिए थे, जिसे आपने कहा था कि अपमानजनक है, और उसके बाद पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। निष्कासन के 7 महीने नहीं बीते हैं कि फिर उनका पार्टी में स्वागत किया गया है बड़े जबरदस्त तरीके से। तो क्या इससे यह ना माना जाए, जो कि आपको लगा, क्योंकि प्रीतम लोधी जो है वो लोधी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग का एक प्रमुख चेहरा है, चुनाव है, नजदीक है, और कहीं नुकसान ना हो जाए इसलिए उनकी वापसी हो गई। तो ये इस पर जाना चाहेंगे सर आपसे। आप हितेश जी मुझे आप एक बात बताइए, किसको कितनी सजा मिलनी है, ये भी तो एक सुनिश्चित न्याय की प्रक्रिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने गाली बकी तो उनको 2 वर्ष की सजा दी है, अनंत काल की नहीं दी है। तो प्रीतम लोधी जी के मामले में आप ये क्यों मानते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि प्रीतम लोधी जी को ये नहीं कहना था जो उन्होंने कहा, परंतु भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। वही मैं आपको कह रहा हूं, वही प्रमाण है प्रीतम लोधी जी का कि उन्होंने एक दूसरे वर्ग पर आपत्ति उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने उनका निष्कासन किया, परंतु जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वापस स्थान दिया। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि ये माफी क्या, जो प्रीतम लोधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ वो राहुल गांधी जी को हो जाए, इससे ज्यादा ये देश कुछ नहीं चाहता। केदार जी, इससे ज्यादा ओबीसी समुदाय केदार जी, प्रीतम लोधी जी को एहसास हो गया अपनी गलती का, वो तो कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा है, आज ही का बयान है, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ जो मैंने टिप्पणी की थी उसको गलत तरीके से लिया गया, वो पूरा सम्मान करते हैं। बताइए केदार जी। देखिए ये पूरा मध्य प्रदेश समझ रहा है, देख रहा है, और अभी लाइव टीवी में भी देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म की राजनीति करती थी, अब जाति की राजनीति पे आ गई है, और आगे जाके परिवार बांटने की राजनीति पे आएगी। जो डलहौजी ने किया था, भारत में बांटो और राज करो, वही सिद्धांत लेके जो है ये भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देश में पहले क्षेत्रवाद पे बांटने की कोशिश की, धर्म पे बांटने की कोशिश की, आज जाति के ऊपर ये कर रहे हैं। ये बताइए प्रीतम लोधी जी ने जो जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान किया था, जिस तरीके से खुलेआम किस तरह के शब्द बोले गए थे, आपके साथ है, आपके लाइव चैनलों पर। आज जब उनके वोट की जरूरत लगी, उस समाज की, मैं फिर कह रहा हूं, जातिगत समीकरण की जब जरूरत लगी तो उन्हें फिर वापस इन्होंने अपने पक्ष में ले आए। आपको क्या जरूरत थी पहले उनको निष्कासित करने की? अगर वो गलत नहीं थे तो निष्कासित क्यों किया? और निष्कासित, अगर आपके पास इतनी पार्टी नहीं है, आपके पास में अगर न्याय नहीं है, तो फिर आप चाल चरित्र और चेहरा जो आप कहते हो वो बिल्कुल। अच्छा केदार जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है। मैं आप जो बात टिप्पणी कर रहे हैं उस पर जवाब मैं बृजगोपाल जी से जरूर लूंगा। कांग्रेस पार्टी की क्या इस पर रणनीति है, खासतौर पर ओबीसी वर्ग के संदर्भ में, चूंकि मैंने आपके सामने फिगर्स भी रखे कि कितना महत्वपूर्ण ये वर्ग है। जी, ओबीसी के लिए हमारी पहली जो ओबीसी की मांग है कि उसकी जनगणना होनी चाहिए। वो बात कमलनाथ जी भी कह चुके हैं कि जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात है ओबीसी का जो आरक्षण है, जब जनगणना होगी तो जो उसका अनुपात है उसकी तरफ जो जाना चाहिए उसकी तरफ बात होगी। तीसरी बात, ओबीसी रहता कहाँ है? गांव में रहता कौन है? मैं वही बोल रहा था, किसान। उसकी फसलों का दाम देने की बात होगी। किसान आत्महत्याएं आज हो रही है किसानों की। आप कल देख रहे हैं, कल एक महिला जो ओबीसी की थी, उस महिला को नहाते हुए उसके घर से सामान निकाल लाए बिजली विभाग वाले। और यही सरकार में जो मुख्यमंत्री उनके ऊपर 28 लाख रुपए का बिजली का बिल बाकी है। एक राज्य में 2 नियम, मुख्यमंत्री और भाजपा के लिए अलग, हमारे लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, ये नहीं चलने देंगे। बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं ओबीसी वालों के, ओबीसी का जो प्रमोशन होना है वो नहीं हो रहा, ओबीसी के बच्चों को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, शिक्षण संस्थान कहाँ बचे, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ बचे, रोजगार के लिए कहाँ बचे। इसलिए बात बृजगोपाल जी, मेरे पास तो जो लोन मिलना चाहिए ओबीसी के लड़कों को लोन नहीं मिला, ये क्या बात कर रहे हैं भाजपा वाले? बृजगोपाल जी, संक्षेप में जवाब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात संक्षेप में करिएगा। बहुत संक्षेप में मुझे सवाल करना है। मैं कह देता हूं, बहुत संक्षेप में कह देता हूं। मेरा प्रश्न केदार सिरोही जी से, वो कमलनाथ जी से भी है कि आप 65 वर्ष इस देश की सरकार में रहे, आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? पहली बात, यदि वो उचित थी तो आपने 65 वर्ष खुद क्यों नहीं ली? दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जितनी नियुक्ति हुई हो, चाहे पटवारी की हुई हो, चाहे शिक्षा कर्मी जो हमारे शिक्षक हैं, अध्यापक की, उनकी नियुक्तियों किसमें हमने केदार जी संक्षेप में जवाब दीजिए। केदार जी नहीं दिया,
हर में आरक्षण का लाभ दिया। और यदि ओबीसी की अलग जनगणना की आवश्यकता थी, देखिए मध्य प्रदेश में इन्होंने आरक्षण ठीक है ब्रिज गोपाल जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी। ओबीसी समाज के खिलाफ वकील खड़े किए हैं इन्होंने, जो ओबीसी का हक मिलना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं, ये जो कहते हैं उसके खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, उच्च न्यायालय ने खिलाफ है, ये एससी के खिलाफ है, एसटी के खिलाफ है, ये ओबीसी के खिलाफ है, ये महिला विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है, ये छोटे व्यापारियों के विरोधी है, ये किसी भी तरीके से जनता का जनकल्याण करने वाले नहीं है। ये जो नारा देते हैं उस नारे। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरे संदर्भ में आपसे मैं, चूंकि मेरे पास समय खत्म हो गया, मैं चाहूंगा आपसे कि 2023 के संदर्भ में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, खासतौर पर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी बात करूं, और 2024 में ये ओबीसी और उस वर्ग के संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या रणनीति लेकर आने वाले? देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे हमारी अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 51% से ज्यादा वोट लाने का प्रयत्न कर रही है। उस आधार पर हम मध्य प्रदेश में 200 पार की सरकार बनाएंगे। ये मध्य प्रदेश की समीक्षा। केदार जी, आपका ही फाइनल कमेंट इसी सवाल के साथ में। देखिए किसान, मजदूर, गरीब जो ओबीसी वर्ग का वो हमारे साथ है, हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस अरुण यादव भी है कि नहीं साथ, अरुण यादव जी को भी साथ कर लेते, ओबीसी से ही है। देखिए ओबीसी इसलिए महत्वपूर्ण, चूंकि हमने शुरुआत में ही फिगर आपके सामने रखे कि कुल वोटर्स में से 48% वोटर ओबीसी वर्ग से आते हैं। कुल 230 में से वर्तमान में 60 विधायक ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह वर्ग है, और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरीके से रणनीति इस वर्ग को साधने के लिए बना रहे हैं। जाहिर तौर पर आगे अब जब और चुनाव के नजदीक जाएंगे तो किस तरह की कोई और रणनीतियां और बयान देखने को मिलेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।